हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में। डिस्क्राइबिंग मोशन के बारे में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, तो कुछ बच्चों ने पूछा था सर हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी समझ में नहीं आई है। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी समझ में नहीं आई तो आज थोड़ा सा मैं आपको फिर से फ़िज़िकल क्वांटिटी के बारे में बताता हूँ। फ़िज़िकल क्वांटिटी का मतलब होता है जो आपको सामने प्रेजेंट दिखाई दे। मैंने कहा मेरे हाथ में ये पेन है, दिख रहा है आपको? ठीक। मैंने कहा मेरे हाथ में ये बॉल है, दिख रही है आपको? बॉल है ही नहीं। बॉल है ही नहीं तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से होगी? इसकी लेंथ, मास कहाँ से निकलेगा? वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा? तो इसका वॉल्यूम, मैंने कहा ये बॉल है मेरे हाथ में, ये बॉल दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ होगी उसे फिजिकल बोलेंगे, जो चीज़ है ही नहीं उसको फिजिकल बोलेंगे कहाँ? मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये डस्टर है, ये डस्टर जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फिजिकली दिख रही है। इसकी हम लेंथ नाप सकते हैं, ब्रेथ नाप सकते हैं, वॉल्यूम नाप सकते हैं, वेट नाप सकते हैं कि कितना भारी है। ठीक है, यस। अब मैंने कहा मेरे हाथ में बॉल है, बॉल दिख रही है क्या? नहीं है। तो बॉल है ही नहीं, जो चीज़ सामने है ही नहीं तो फिजिकल कैसे हुई? तो फिजिकल का मतलब जो सामने प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई दे वो फिजिकल। और फिजिकल क्वांटिटी उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी व्याख्या करना, उसके बारे में जानना कि उसकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, मास कितना होगा, ये चीज़ जानना, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये थोड़ा सा मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दिया। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक बार रिवीजन, वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ये हमारा पिछले लेक्चर्स में बात हो चुकी है। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ेंगे कि वाई वी नीड यूनिट्स, हमें इकाई की आवश्यकता क्यों होती है। वाई वी नीड यूनिट्स, यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम किसी के आगे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या मीनिंग है इसका, यूनिट्स का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। डिस्क्राइबिंग अबाउट यूनिट। यूनिट के लिए लेंथ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में नापते हैं। टाइम सेकेंड, मिनट, आवर्स, ठीक है। टेम्परेचर को नापना है, तापमान को नापना है तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, एक्सेट्रा। ठीक। अब वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को नापने के, किसी भी चीज़ को नापने के वेरियस सिस्टम है, वेरियस बहुत सारे सिस्टम है किसी भी चीज़ को नापने के। तो ये जो सिस्टम है FPS, ये सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जो सिस्टम था वो सिस्टम कहलाता है FPS। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, और N टाइम का आएगा सेकेंड, जिसका मतलब है कि जिसमें लेंथ को फुट में नापते हैं, मास को पौंड में नापते हैं, पौंड, और टाइम को सेकेंड में नापते हैं। तो इसका ये है FP और S के कारण इसका नाम है FPS यूनिट। ये ब्रिटिश यूनिट थी। ठीक, ओके। फिर आगे हम बात करें CGS यूनिट। CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, मास काय में आएगा ग्राम में, टाइम आएगा सेकेंड में, तो इसे बोलते हैं CGS सिस्टम। ये CGS सिस्टम, जिसमें हमेशा C यानी सेंटीमीटर में लेंथ आएगी, मास जो है ग्राम में आएगा और टाइम काय में आएगा सेकेंड में आएगा, CGS सिस्टम। फिर हम बात करेंगे, दूसरा होता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ काय में आती है मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम काय में आता है सेकेंड। तो ये MKS, तो इसे MKS यूनिट बोलते हैं। पर होता क्या था कि हर देश में अलग अलग यूनिट थी, ठीक है। तो हर देश की अपनी अपनी यूनिट अलग थी, मेजरमेंट नापने के तरीके अलग अलग थे। तो साइंटिस्ट को बहुत दिक्कत आने लगी। सर क्या प्रॉब्लम रही? भाई जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, ठीक है, उस रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को कभी दूसरे साइंटिस्ट से अपना शेयर करना हो, नॉलेज शेयर करना हो, तो वो अपनी यूनिट को प्रॉपर मेंशन नहीं कर पाते थे। तो हर साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम आने लगी कि भाई इसका एक जैसी यूनिट हो तो उनका जो रिसर्च वर्क है वो आगे प्रोसीड हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि फ्रांस में एक स्टेप उठाई कि भाई एक काम करते हैं कि पूरे इंटरनेशनल यूनिट यानी पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट रखें, यानी हर कोई उसी यूनिट से काम करते जाएं, तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। यस, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम को हम SI यूनिट बोलते हैं, SI यूनिट। तो SI इंटरनेशनल सिस्टम, ये फ्रांस ने दिया था कि भाई फ्रांस को ज़रूरत पड़ी कि अब सभी
दुनिया में जितने साइंटिस्ट अगर वो एक ही यूनिट में काम करेंगे तो दूसरे साइंटिस्ट से हम अपना नॉलेज शेयर कर पाएंगे, इसलिए हमें ऐसा यूनिट की ज़रूरत पड़ी। एक फिक्स कर दिया कि भाई ये सब चीज़ें, ये इतनी अलग अलग यूनिट के बारे में बात नहीं करेंगे, अब एक ही बारे में बात करेंगे। तो ये एसआई यूनिट को कैसे अडॉप्ट किया, जो एमकेएस यूनिट है उसी को एसआई यूनिट कहा। अब इन सबको हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसल, ये कैंसल, ये राइट। अब पूरे वर्ल्ड में केवल यही यूनिट चलती है जिसका नाम है एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट को अडॉप्ट किया गया, जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट के नाम से इसको जाना गया। तो इतनी जानकारी आपको यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हुआ, हमें आगे क्या काम, भाई ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपके बुक में नहीं हैं। साइंस जो है 9th का साइंस 2-4 पन्नों में ख़त्म हो जाता है। 2-4 पन्नों में हम साइंस समझ ही नहीं सकते हैं। जब तक आपको इतना डिटेल मालूम नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो साइंस में आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा डिटेल पढ़ने की आदत डालिए। 8 तक आपने 6, 7, 8 तक तो आपने छोटा छोटा पढ़ लिया, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन और ये आंसर, ये क्वेश्चन आंसर से काम नहीं चलने वाला है। अब 9, 10, 11, 12 में आपको इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा, इतना नॉलेज लेना पड़ेगा, बुक के अलावा 50% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बुक में ये सब चीज़ है ही नहीं, बुक में ये है ही नहीं कि ऐसा यूनिट क्या होती है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि जो वीडियो है वो एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो को कम से कम 4-4, 5 बार आप रिवीजन करेंगे, बार बार देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो आपकी नॉट ओनली 9th 10th की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ नोट कर लीजिए आप लोग। एमकेएस यूनिट जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट, यस, एमकेएस